नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के सबसे पेचीदा और कह सकते हैं विरोधाभासी हिस्सों में से एक की खिलाफत आंदोलन। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एकता की वो ऊंचाइयां भी हैं जो हमने कभी नहीं देखी और फिर विभाजन की वो दर्दनाक गहराइयां भी हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। तो सोचिए जरा, ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि तुर्की में बैठे एक खलीफा की कुर्सी बचाने का मुद्दा हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नारा कैसे बन गया? मतलब कनेक्शन क्या था? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे एक विदेशी चिंगारी से, फिर देखेंगे कि कैसे गांधी जी ने इसे एक बड़े मौके की तरह देखा। हम एकता की उस जबरदस्त लहर को महसूस करेंगे और फिर उन दरारों और हिंसा की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद तुर्की से आए उस झटके को समझेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन अपने पीछे एकता छोड़ गया या विभाजन के बीच। अच्छा, इस आंदोलन की जड़ें समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, वर्ल्ड वॉर 1 से भी पहले। उस दौर में जब भारत के मुसलमान खुद को एक अजीब सी असुरक्षा में घिरा हुआ महसूस कर रहे थे। देखिए, कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के आखिर में पैन इस्लामिज्म के विचार के साथ। लेकिन इसे असल में हवा तब मिली जब बाल्कन युद्धों में ब्रिटेन ने तुर्की के खिलाफ ईसाई ताकतों का साथ दे दिया। ये बात भारतीय मुसलमानों को बहुत चुभी और फिर वर्ल्ड वॉर 1 ने तो जैसे आग में घी ही डाल दिया, जब ब्रिटिश हुकूमत सीधे सीधे उनके खलीफा के खिलाफ ही जंग में उतर गई। तो सवाल यह है कि ये पैन इस्लामिज्म आखिर था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी सोच थी जो कहती थी कि दुनिया के सारे मुसलमान एक हैं और उनका एक ही लीडर है, तुर्की का सुल्तान, जिसे खलीफा कहा जाता था। ये एक तरह से पश्चिमी ताकतों के खिलाफ एक ग्लोबल मुस्लिम यूनिटी का आइडिया था और यही आइडिया खिलाफत आंदोलन की बुनियाद बना। युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय मुसलमानों से एक वादा किया था। वादा ये था कि वो खलीफा की सत्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जंग खत्म होते ही सेवरस की संधि ने ऑटोमन साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये भारतीय मुसलमानों के लिए एक धोखा था, एक बहुत बड़ा विश्वासघात। और इसी धोखे से पैदा हुए गुस्से ने एक बहुत बड़े आंदोलन की जमीन तैयार कर दी। और इसी उबलते हुए माहौल में, इस गुस्से और बेचैनी के बीच एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। वो थे महात्मा गांधी। उन्होंने इस धार्मिक मुद्दे को अपना पूरा समर्थन देने का एक बड़ा फैसला किया। गांधी ने खुद क्या कहा था, ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने इसे हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने का ऐसा अवसर जो 100 साल में भी नहीं आएगा कहा था। मतलब उनकी नज़र में ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा था ही नहीं, ये ब्रिटिश राज के खिलाफ पूरे भारत को एक करने का एक जबरदस्त जरिया था। तो गांधी के इस फैसले के पीछे आप कह सकते हैं दो बड़ी वजहें थीं। एक तो प्रैक्टिकल वजह थी कि मुसलमानों के जबरदस्त गुस्से को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा जाए, और दूसरी थी एक नैतिक वजह जिसे उन्होंने पड़ोसी धर्म कहा, मतलब मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसियों का साथ देना। हालांकि जिन्ना जैसे कई बड़े नेता इस बात के सख्त खिलाफ थे कि एक धार्मिक मुद्दे को नेशनल पॉलिटिक्स का सेंटर बनाया जाए। और बस इसी के साथ सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। खिलाफत के सवाल को स्वराज की मांग और जलियांवाला बाग के इंसाफ की मांग के साथ ऑफिशियली जोड़ दिया गया, और इस तरह एक धार्मिक मुद्दा देश की आज़ादी की लड़ाई का एक अहम हिस्सा बन गया। इसके बाद जो हुआ वैसा भारत के इतिहास में शायद ही कभी देखा गया था। 1920 से लेकर 1922 तक खिलाफत और असहयोग आंदोलन, ये दोनों मिलकर एक ऐसी सुनामी बने जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। तो प्लान क्या था? बड़ा सिस्टमैटिक था। 4 स्टेज का प्लान बनाया गया। पहले, अपनी पदवियां और सम्मान लौटाओ। दूसरे, सरकारी नौकरियां, पुलिस और सेना का बायकॉट करो। तीसरे, विदेशी सामान का बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ। और आखिरी स्टेज में टैक्स देना बंद कर दो। गांधी जी ने खुद अपना कैसरे हिंद मेडल लौटाकर इसकी शुरुआत की थी। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। एक ही स्टेज से अल्लाहू अकबर और वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। आर्य समाज के एक बड़े नेता स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसी एकता, ऐसी तस्वीरें आज सोचना भी मुश्किल लगता है। और ये सिर्फ मर्दों का आंदोलन नहीं था, इसने औरतों को भी एक नई आवाज दी। अली ब्रदर्स की मां आबादी बानो बेगम, जिन्हें सब बी अम्मा कहता थे, वो पर्दे से बाहर निकली और उन्होंने देश भर में घूम घूम कर भाषण दिए। जब उनके बेटे जेल में थे तो उन्होंने कमान संभाली
और वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा चेहरा बन गई। लेकिन ये जो एकता का सुनहरा दौर था ना, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। बहुत जल्द आंदोलन के अंदर की ही कुछ बातों ने और हिंसा की घटनाओं ने इस मजबूत दिख रहे गठबंधन में दरारें डालनी शुरू कर दी। तो चलिए देखते हैं कि ये सब बिखरना कैसे शुरू हुआ। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जुलाई 1921 में अली ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अगस्त में मालाबार में मोपला विद्रोह ने हिंसा का एक भयानक रूप ले लिया। और फिर फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई, जिसके बाद गांधी जी ने अचानक ही पूरा आंदोलन वापस ले लिया। मोपला विद्रोह शायद इस आंदोलन का सबसे दुखद और सबसे विवादित चैप्टर है। देखिए, इसकी शुरुआत तो मुस्लिम किसानों के हिंदू जमींदारों के खिलाफ गुस्से से हुई थी, लेकिन खिलाफत राज के नारों के बीच इसने बहुत जल्द एक बेहद क्रूर सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर हमले हुए, मंदिर तोड़े गए और जबरदस्ती धर्म बदलवाया गया। इस एक घटना ने हिंदू मुस्लिम एकता की जड़ें हिला दी और भरोसे का जो नाजुक धागा बना था उसे तोड़कर रख दिया। भारत में आंदोलन अपनी ही मुश्किलों से जूझ रहा था, लेकिन जो आखिरी और सबसे गहरी चोट लगी ना, वो वहां से आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, खुद तुर्की से। विडंबना देखिए, जिस तुर्की के लिए यहां इतना कुछ हो रहा था, उसी तुर्की में एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। वहां मुस्तफा कमाल अतातुर्क एक सेक्युलर क्रांति कर रहे थे। 1922 में उन्होंने सुल्तान की राजनीतिक ताकत खत्म की और फिर 3 मार्च 1924 को उन्होंने खलीफा के पद को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये भारत के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। सोचिए, जिस एक चीज के लिए इतनी कुर्बानियां दी, नौकरियां छोड़ी, जेल गए, वो वजह ही खत्म हो गई। जिस खलीफा के पद को बचाने के लिए भारत में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, उस पद को खुद तुर्की के लोगों ने ही उखाड़ फेंका। रातों रात भारत का ये आंदोलन बिना किसी मकसद के रह गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर खिलाफत आंदोलन ने हमें दिया क्या? क्या ये एकता की एक शानदार मिसाल था, या फिर भविष्य में होने वाले बंटवारे की एक चेतावनी? सच तो ये है कि इसकी विरासत भी खुद इस आंदोलन की तरह ही बड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये पूरा आंदोलन ही विरोधाभासों से भरा हुआ था। आप खुद देखिए, मकसद था एक विदेशी धार्मिक सिंबल को बचाना, लेकिन लक्ष्य था राष्ट्रीय, यानी स्वराज। लीडरशिप में एक तरफ अहिंसा के पुजारी गांधी थे, तो दूसरी तरफ जोशीले अली ब्रदर्स। नतीजा, बेमिसाल एकता भी दिखी और भयानक दंगे भी हुए। और अंत अंग्रेजों के दबाव से नहीं, बल्कि तुर्की में हुए एक बदलाव से हुआ। तो इसकी विरासत आप कह सकते हैं एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसने लाखों लाखों मुसलमानों को पहली बार आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा। इसने भविष्य के बड़े आंदोलनों के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। लेकिन दूसरी तरफ इसने धार्मिक पहचान को राष्ट्रीय पहचान से ऊपर रखने की सोच को मजबूत किया और राजनीति में धार्मिक नेताओं को एक ऐसी जगह दे दी जिसने शायद अनजाने में 2 नेशन थ्योरी के लिए भी जमीन तैयार कर दी। और आखिर में ये आंदोलन हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इस आंदोलन की कहानी हमें शायद यही सिखाती है कि धर्म और राजनीति का मेल एक ऐसी दोधारी तलवार है जो एक पल में लोगों को जोड़कर आसमान तक पहुंचा सकती है, तो अगले ही पल उन्हें हमेशा के लिए तोड़ भी सकती है।